Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture number 2 of module number 1 of the course Oil and Gas Well Cementing Operation and Design. लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को, सीमेंटिंग के कॉन्सेप्ट को, सीमेंटिंग की टाइप्स देखी थी और सीमेंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे हमने। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस किया था, डायनामिक विस्कोसिटी को डिस्कस किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी, यानी कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के दरमियान कर्व देखा था। और हमने देखा था कि डायनामिक विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का स्लोप है। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी को और डायनामिक विस्कोसिटी को, साथ साथ उनके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ उसका क्या बिहेवियर होता है, जो कि हम सब जानते हैं, क्योंकि मैं और आप सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा किसी भी फ्लूइड का तो उसकी विस्कोसिटी अल्टीमेटली कम होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो फ्लूइड की विस्कोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। अगर हम एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी का फ्लूइड डिजाइन करके वेलबोर के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वेलबोर के बॉटम पे जाके, बॉटम होल पे जाके अगर वो अपनी विस्कोसिटी चेंज कर देता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो विस्कोसिटी कंट्रोल करने के लिए विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूवर्स होते हैं। विस्कोसिटी इंडेक्स और विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूवर्स का भी कॉन्सेप्ट। तो ये लेक्चर नंबर 1 के मुकाबले में बहुत छोटा लेक्चर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी के बारे में, डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज द रेशियो ऑफ द शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और डायनामिक विस्कोसिटी फॉर अ गिवन न्यूटोनियन फ्लूइड विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ये डायनामिक विस्कोसिटी न्यूटोनियन फ्लूइड की कभी भी चेंज नहीं होगी। आप शेयर स्ट्रेस चेंज करें, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन चेंज करें, न्यूटोनियन फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी पे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैंने आपको साथ साथ बताया था कि ऐसे भी फ्लूइड्स हैं हमारे पास, अगर आप उनके ऊपर लगने वाली शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज कर देते तो वो अपनी विस्कोसिटी चेंज कर देता है। इसकी मैं आपको लेक्चर नंबर 3 के साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा। हमारे पास ऐसे फ्लूइड्स हैं कि अगर आप उनके ऊपर शेयर फोर्स बढ़ा दें, मतलब आप उनको अपनी मुट्ठी में पकड़ लें कस के, तो आप देखेंगे कि जब आप अपनी मुट्ठी खोलेंगे तो वो सॉलिड बन चुके होंगे, और जैसे ही आप अपनी मुट्ठी खोलेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो वापस लिक्विडिफाई होने लगेंगे। यानी कि शेयर स्ट्रेस जैसे ही आप बढ़ाएंगे शेयर फोर्स उसके ऊपर, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, और जैसे जैसे आप लिक्विड की मुट्ठी खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो लिक्विड बिहेवियर की तरफ वापस जा रहे हैं। मतलब अगर आप उसके ऊपर लगने वाली फोर्स, उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर, उसके ऊपर लगने वाला स्ट्रेस बढ़ा दें, वो थिक होना शुरू हो जाते हैं, और अगर उस शेयर स्ट्रेस को आप वापस ले लें, उस फोर्स को खत्म कर लें, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल विस्कोसिटी अचीव कर लेते हैं। तो ऐसे फ्लूइड्स जो फोर्स अप्लाई करने से, शेयर फोर्स लगने से, शेयर स्ट्रेस लगने से थिक हो जाते हैं, ऐसे फ्लूइड्स कहलाते हैं शेयर थिकनिंग फ्लूइड्स। और ऐसे भी फ्लूइड्स होते हैं कि जिनके ऊपर आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे फ्लूइड्स कहलाते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड्स, यानी कि शेयर थिकनिंग, शेयर फोर्स लगने की वजह से थिक हो जाने वाले, हाईली विस्कस हो जाने वाले। शेयर थिनिंग, शेयर फोर्स लगने की वजह से थिन हो जाने वाले, यानी कि उनकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। डायनामिक विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स हैं फॉर अ गिवन टेम्परेचर। आपको एक टेम्परेचर, हम अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, आप कितना भी शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर लें उनके ऊपर, कितना भी शेयर रेट उनका चेंज कर दें, उनकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर आप न्यूटोनियन फ्लूइड का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली डायनामिक विस्कोसिटी चेंज होगी, और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे ग्राफिकली भी देखेंगे। डायनामिक विस्कोसिटी इज द विस्कोसिटी ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड and it is independent of the shear stress and rate of deformation of the liquid. Or dynamic viscosity can be calculated by the slope of the shear stress versus rate of deformation curve, and it is the ratio of shear stress versus shear rate. तो मैंने आपके सामने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी फॉर्मूला अगर हम देखें तो म्यू बराबर होता है टॉ ओवर गैमा। गैमा इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और वी कैन से द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इट विल बी इक्वल टू dv अपॉन dy, यानी कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द लेंथ बिटवीन टू लेयर्स, difference of velocity of two layers divided by distance between two layers.
अच्छा जी, मैंने दो लेयर्स आपके सामने एज्यूम की है, एक लेयर मूव करी वेलोसिटी v1 से, एक लेयर मूव करी वेलोसिटी v2 से। इसकी हाइट है y1 बाउंड्री बाउंड्री प्लेट से, इसकी हाइट है y1, इसकी हाइट है y2। तो अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट डिफाइन किया जा सकता है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड इट इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन मींस d थीटा अपॉन dt। तो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था। अब हम जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बहुत स्मॉल है, यानी कि दो लेयर्स के दरमियान जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल होगा, दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो नेग्लिजिबल होगा। इस वजह से हम डेल्टा की जगह डी डी सिंबल का यूज कर रहे हैं, डिफरेंशियल सिंबल का यूज कर रहे हैं। तो वरना हम अमूमन जानते हैं कि चेंज जो होता है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है। सिंस द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग द चेंज डी इंस्टेड ऑफ डेल्टा। अच्छा, यूनिट ऑफ शेयर स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि शेयर स्ट्रेस मेजर होता है, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू द शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज सेकंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड। So the unit of dynamic viscosity will be Newton per meter square divided by second inverse. So it will become Newton per meter square into second. Second इधर divide इधर आके multiply। और हम जानते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल्स के। तो डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट आ जाएगा पास्कल्स इनटू सेकंड। आप चाहें तो इसको ड्राइव करके भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ एक पास्कल इंटू सेकंड को, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि पास्कल इंटू किसी भी न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी 1 पास्कल इंटू सेकंड कहलाएगी अगर उसको एक रेस 1 रेसिप्रोकल सेकंड का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड हो वो 1 पास्कल हो। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी की डेफिनेशन। अ मटेरियल रिक्वायरिंग अ शेयर स्ट्रेस means a Newtonian fluid, material का मतलब है Newtonian fluid, a Newtonian fluid requiring a shear stress of 1 Pascal to produce a shear rate of 1 reciprocal second has a dynamic viscosity of 1 Pascal into second। तो आपसे पूछा जा सकता है जब आप ये टेस्ट देंगे या आप असाइनमेंट करेंगे या आप फाइनल एग्जाम देंगे, तो आपसे शॉर्ट डेफिनेशन में पूछा जा सकता है कि आप उस न्यूटोनियन फ्लूइड को डिफाइन करेंगे जिसकी विस्कोसिटी 1 पास्कल इंटू सेकंड है। तो 1 पास्कल इंटू सेकंड की विस्कोसिटी वाला न्यूटोनियन फ्लूइड वो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है जिसके अंदर आपको 1 रेसिप्रोकल सेकंड का शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करवाने शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करवाने के लिए, यानी कि 1 रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए जो शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़े वो 1 पास्कल इंटू सेकंड। आप इधर देखें कंटिन्यूअसली कि शेयर स्ट्रेस को हम डिपेंडेंट क्वांटिटी के तौर पे डिफाइन कर रहे हैं जब इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, और शेयर स्ट्रेन को हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के तौर पे प्लॉट कर डिफाइन कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है। यानी कि हम बात ये कर रहे हैं इतनी वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन, यानी कि इतनी वैल्यू का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए, इतनी वैल्यू का डिफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए कितना शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा, तो हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं। तो इस वजह से शेयर स्ट्रेस हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है जब वो वाई एक्सिस पे प्लॉट हुआ हुआ है, और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हमारा एक्स एक्सिस पे प्लॉट हुआ हुआ है। तो अच्छा, जैसे मैंने बताया कि मटेरियल से मुराद यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड है। डायनामिक विस्कोसिटी पास्कल इंटू सेकंड के अलावा मेजर हो सकती है मिली पास्कल इंटू सेकंड में, पॉइस के अंदर और सेंटी पॉइस के अंदर। सेंटी पॉइस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो अगर हम फोर्स को मेजर करें, हम जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, अगर फोर्स को मेजर करें हम डाइंस के अंदर, फोर्स अगर डाइंस के अंदर मेजर हो, एरिया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर मेजर हो, और विस्कोसिटी ग्रेडियंट रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड के अंदर ही मेजर हो, तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। तो अगर फोर्स को डाइंस में मेजर करें एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, टाइम को सेकंड के अंदर मेजर करें, तो शेयर स्ट्रेस मेजर होगा डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और शेयर स्ट्रेस जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा शेयर स्ट्रेस, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा वो मेजर होगा सेकंड इनवर्स के अंदर। तो हमारा विस्कोसिटी का यूनिट होगा डायनामिक विस्कोसिटी का डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, और डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड बराबर होता है 1 पॉइस के। तो ये बराबर आ गया 1 पॉइस के। हम सेंटी पॉइस के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, और पॉइस और पास्कल इंटू सेकंड का रिलेशन ये कि एक पॉइस बराबर होता है 0.1 पास्कल इंटू सेकंड के, या हम कह सकते हैं 1 पास्कल बराबर होता है 10 पॉइस के। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो बार बार हमें काम आती है।
तो अमूमन हम विस्कोसिटी को, डायनेमिक विस्कोसिटी को सेंटी पॉइंट्स के अंदर मेजर होता हुआ देखेंगे। आप कोई रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह देखेंगे, आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डायनामिक विस्कोसिटी इंडस्ट्रियल स्केल में सेंटी पॉइंट्स के अंदर मेजर हुए। The dynamic viscosity is also known as absolute viscosity. The dynamic viscosity is basically the measurement of resistance of fluid to deform under a shear stress. डायनामिक विस्कोसिटी न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर मौजूद वो रेजिस्टेंस है जो शेयर स्ट्रेस लगने पर उसको डिफॉर्म होने से रोकती है। ऑब्वियसली एक अगर मेरे पास न्यूटोनियन फ्लूइड है, मैं जब उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो वो डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। तो उस लिक्विड के अंदर जो प्रॉपर्टी उसको डिफॉर्म होने से रोकेगी, शेयर स्ट्रेन यानी कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होने से रोकेगी, वो प्रॉपर्टी न्यूटोनियन फ्लूइड की कहलाती है डायनामिक विस्कोसिटी। तो डायनामिक विस्कोसिटी टॉ ओवर म्यू। कितना ज्यादा मुझे शेयर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एज्यूम करता हूँ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो मैं कह देता हूँ ये है 1 रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड, 1 सेकंड इनवर्स। तो 1 सेकंड इनवर्स का शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करवाने, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए अगर मुझे शेयर स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब उस न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है। यानी कि अगर शेयर स्ट्रेस ज्यादा लगाना पड़ रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए, इसका मतलब डायनामिक विस्कोसिटी उस न्यूटोनियन फ्लूइड की ज्यादा है। और अगर मुझे शेयर स्ट्रेस कम अप्लाई करना पड़ रहा है, वो इजीली मूव हो जा रहा है, इसका मतलब इस न्यूटोनियन फ्लूइड की डायनामिक विस्कोसिटी कम है। तो डायनामिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेस। मींस फॉर हाईली विस्कस लिक्विड, for high viscous Newtonian fluid, we required greater amount of shear stress to produce a particular amount of rate of deformation. And for less viscous Newtonian fluid, we need less amount of shear force to produce a particular amount of deformation. अच्छा जी, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपको बताया। सपोज वी हैव टू न्यूटोनियन फ्लूइड ए एंड बी हैविंग डायनामिक विस्कोसिटीज म्यू ए एंड म्यू बी रिस्पेक्टिवली सच दैट म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड ए ज्यादा है डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड बी से। इधर आप लोग जरा इस वीडियो को पॉज करें और आप लोग देखें कि पहले तो इस कॉन्सेप्ट को सोचें कि डायनामिक विस्कोसिटी फ्लूइड ए की ज्यादा है, फ्लूइड बी की कम है, और ये दोनों विस्कोसिटीज की बात हो रही है। दो फ्लूइड्स मैंने एज्यूम किए हैं एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे, मतलब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है रूम टेम्परेचर के अंदर और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हम ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, फॉर एग्जांपल रूम टेम्परेचर के ऊपर दो फ्लूइड्स ले लिए, एक की विस्कोसिटी है म्यू ए और एक की विस्कोसिटी है म्यू बी। म्यू ए ज्यादा है म्यू बी के मुकाबले में और दोनों न्यूटोनियन फ्लूइड्स है क्योंकि दोनों की विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी। अब आप जरा दोनों को ग्राफ बना के देखें रफ पे और देखें कि आप क्या ड्रॉ करते हैं। एक ही ग्राफ के ऊपर आप फ्लूइड ए के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करें और फ्लूइड बी के लिए भी ग्राफ ड्रॉ करें और देखें कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो इस वीडियो को पॉज करके देखें और अगर नहीं समझ आता तो फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा है कि नाउ इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ 1 सेकंड इनवर्स देन द फ्लूइड ए विल डिमांड हायर वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस एज कंपेयर टू फ्लूइड बी। अगर हम 1 सेकंड इनवर्स का रेट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फ्लूइड ए की डिमांड शेयर स्ट्रेस की ज्यादा होगी। वो कहेगा कि मैं 1 रेसिप्रोकल सेकंड का डिफॉर्मेशन ज्यादा शेयर स्ट्रेस वैल्यू लेके प्रोड्यूस करवाऊंगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। जबकि फ्लूइड बी जो है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है तो 1 रेसिप्रोकल सेकंड का डिफॉर्मेशन कम अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस से प्रोड्यूस कर लेगा। अच्छा, अब अगर इन दोनों का ग्राफ देखें तो आप देखिएगा ये ग्राफ है, इसके अंदर ये फ्लूइड बी का कर्व है, ये फ्लूइड ए का कर्व है। आप देखें कि मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, मैंने इसको नंबर 1 मार्क कर दिया, यूनिटी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यूनिटी इधर है। तो मैं अगर आप देखें तो फ्लूइड बी यानी कि वो उसका टॉप बी यानी कि उसको उसके अंदर इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करवाने के लिए, शेयर रेट प्रोड्यूस करवाने के लिए जो स्ट्रेस रिक्वायर्ड होगा वो कम होगा, और फ्लूइड ए के अंदर जो इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए शेयर रेट होगा वो ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ आसानी से आप देख। इसके अलावा अगर आप फ्लूइड बी के लिए जो न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ है
इसका स्लोप देखें और फ्लूइड ए के लिए जो न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ है इसका स्लोप देखें, तो ऑब्वियसली अगर आप जानते हैं कि स्लोप बराबर होता है टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप इसकी इंक्लिनेशन देखें कम है, इसकी इंक्लिनेशन ज्यादा है। तो आप देखें फ्लूइड बी का जो स्लोप है वो कम होगा और फ्लूइड ए का जो स्लोप है वो ज्यादा होगा, यानी कि द स्लोप ऑफ फ्लूइड ए is greater than the slope of fluid B. This means that the viscosity of fluid A is greater than the viscosity of fluid B. तो हर लिहाज से आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी उस थ्योरी को प्रूव कर रही है। अच्छा जी,